नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, अहमदाबाद के साइंस सिटी में वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल पूरे हुए। ये पीएम मोदी ने कहा, गुजरात ने आर्थिक संकट और आपदा झेला है, भूकंप और अकाल झेलकर गुजरात आगे बढ़ा है। मेरे और गुजरात के बीच बॉन्ड मजबूत है। 20 साल पहले बीज डाला था, वो वट वृक्ष बन गया। गुजरात ने आर्थिक संकट और आपदा झेला है, भूकंप और अकाल झेलकर गुजरात आगे बढ़ा। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। गुजरात ने बहुत उतार चढ़ाव देखा। तो देखिए, गुजरात को बदनाम करने की कोशिश की गई, ये भी बातें पीएम मोदी ने आज अपने संबोधन के दौरान कही। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब गुजरात वाइब्रेंट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। और आपको बता दें, समिट के 20 साल पूरे हुए, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एक बीज जो आज से 20 साल पहले डाला गया था, वो एक वट वृक्ष बन गया है। हम गुजरात के पुनर्निर्माण ही नहीं, बल्कि उसकी आगे की भी सोच रहे थे। और इसका एक प्रमुख माध्यम हमने बनाया वाइब्रेंट गुजरात समिट को। एक गुजरात का आत्मविश्वास बढ़ाने और उसके जरिए विश्व से आंख मिलाकर बात करने का ये माध्यम बन गया। एक गुजरात सरकार की निर्णय प्रक्रिया और फोकस अप्रोच को पूरी दुनिया को दिखाने का एक माध्यम बना। ये गुजरात सहित भारत की औद्योगिक क्षमता को विश्व के समक्ष उजागर करने का माध्यम बना। ये भारत में मौजूद अलग अलग सेक्टर्स की असीमित संभावनाओं को दिखाने का माध्यम बना। ये भारत के टैलेंट को देश के भीतर उपयोग करने का माध्यम बना। ये भारत की दिव्यता, भव्यता और सांस्कृतिक विरासत को विश्व को दिखाने का एक और माध्यम बन गया। हमने कितनी बारीकी से काम किया, उसका उदाहरण वाइब्रेंट गुजरात की टाइमिंग भी है। हमने वाइब्रेंट गुजरात जब किया जब गुजरात में नवरात्रि और गरबे की धूम रहती है। हमने इसे गुजरात के औद्योगिक विकास का पर्व बना दिया। हर तरह की खट्टी मीठी बातें याद आना बहुत स्वाभाविक है। आज दुनिया वाइब्रेंट गुजरात की सफलता देख रही है। लेकिन वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन ऐसे माहौल में किया गया जब तब की केंद्र सरकार भी गुजरात के विकास को लेकर बेरुखी दिखाती थी। मैंने हमेशा ही कहा है कि गुजरात के विकास से देश का विकास, लेकिन उस समय केंद्र सरकार चलाने वाले गुजरात के विकास को भी राजनीति से जोड़कर देखते थे। केंद्र सरकार के मंत्री तब वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने से मना कर दिया करते थे। व्यक्तिगत रूप से तो मुझे बताते थे कि नहीं हम जरूर आएंगे। पता नहीं पीछे से डंडा चलता था, वो ना कर देते थे। सहयोग तो दूर की बात, वो रोड़े अटकाने में लगे रहते थे। विदेशी इन्वेस्टर्स को धमकाया जाता था कि गुजरात मत जाओ। इतना डराने के बाद भी विदेशी इन्वेस्टर्स गुजरात आए। जबकि यहां गुजरात में उन्हें कोई स्पेशल इंसेंटिव नहीं दिया जाता था। वो यहां आते थे क्योंकि उन्हें यहां गुड गवर्नेंस, फेयर गवर्नेंस,
पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस, इक्वल सिस्टम ऑफ ग्रोथ और ट्रांसपेरेंट सरकार का अनुभव रोजमर्रा की जिंदगी में आता था। गुजरात के सूरत शहर जोन 1 क्षेत्र में आने वाले सभी पुलिस स्टेशनों के पुलिस अधिकारियों को गणेश विसर्जन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए अलर्ट रहने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि सूरत पुलिस अधिकारियों ने एक विशेष बैठक की, जिसमें ड्रोन कैमरे से लेकर निगरानी कैमरों तक की सभी तैयारियों पर चर्चा की गई। एसीपी विपुल पटेल के साथ साथ जोन 1 क्षेत्र के सभी पीआई, पीएसआई, कांस्टेबल, एलआर समेत तमाम पुलिस अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। गुजरात के सूरत क्षेत्र जोन 1 में आने वाले सभी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों की बैठक हुई, जो अभी जानकारी आपको दे रहे थे, क्योंकि गणेश विसर्जन के दौरान वो अलर्ट मोड पर रह सकें। इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि सूरत अपराध शाखा ने एक विशेष अभियान चलाया। 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। सूरत अपराध शाखा ने यह अभियान चलाया, जहां आपको बता दें कि सूरत पुलिस कमिश्नर के निर्देशों के आधार पर सूरत शहर अपराध शाखा द्वारा विशेष अभियान चलाया गया, जिसके आधार पर ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सेक्टर 2 और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जोन 4 ने अभियान के संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके आधार पर पांडेसरा पुलिस के जवान गश्त कर रहे हेड कांस्टेबल शिवराज भाई, पुलिस कांस्टेबल शकित सिंह और पुलिस कांस्टेबल महिपाल को संयुक्त सूचना के आधार पर सूरत शहर के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज 5 अपराधों में आरोपी रण सिंह उर्फ नानकिया पलसाना को गिरफ्तार किया गया। चलिए इस समय आपको मध्य प्रदेश के रीवा लिए चलते हैं, जहां अखिलेश यादव बोल रहे हैं। पूरा का पूरा फ्री होगा, ऐसा इंतजाम समाजवादी लोग करने का काम करेंगे। बताओ, देश का सबसे बड़ा प्लांट लगा हो, लेकिन हमारे गरीब को बिजली नहीं मिल रही हो। कह रहे हैं कि गरीब को हम आवास देंगे, आवास। अभी भी हमारे बहुत सारे गरीब और आदिवासी भाई बहन माताएं हैं, जिन्हें अभी भी घर नहीं मिल पाया है। अभी भी उनके पास घर नहीं पहुंचा, योजना नहीं पहुंची। हमारे विधायक यहां बैठे हैं, वो जानते होंगे, समाजवादी सरकार थी तो लगभग हम लोग 4 लाख रुपए का समाजवादी आवास देते थे। देना शुरू कर दिया था गरीब को, और इसलिए देना शुरू कर दिया था कि अगर कहीं प्रधान या गांव से जुड़े हुए अधिकारी कुछ भ्रष्टाचार भी कर लें, लेकिन हमारे गरीब का पूरा घर बन जाए, तो 4 लाख का हम लोग लगभग समाजवादी आवास देते थे, जिसमें सोलर पैनल लग जाता था, एलईडी बल्ब फ्री देती थी सरकार, पंखा देती थी, कहीं आपको तार की जरूरत नहीं पड़ती थी, न ट्रांसफर फूकने की जरूरत पड़ती थी, और सीधा सीधा गरीब का घर सोलर पैनल के माध्यम से पंखा, बिजली और जो सुविधाएं हैं, टीवी से लेकर के अपना मोबाइल चार्ज कर लेता था। ये इंतजाम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी लोगों ने किया था। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने गरीबों के लिए लोहिया आवास योजना चलाई थी, मध्य प्रदेश में भी अपने खासकर आदिवासी भाई बहनों के लिए, गरीब और गांव में रहने वाले लोगों के लिए लोहिया आवास योजना चला करके उनको पक्के घर देने का काम करेंगे। अभी मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण पढ़ रहा था। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि कांग्रेस वालों ने शौचालय नहीं बनाए, इसलिए हमने शौचालय बनाए हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, अगर शौचालय नहीं बनाए, शौचालय में पानी कांग्रेस ने नहीं दिया,
तो बताओ क्या भारतीय जनता पार्टी ने शौचालय में पानी दे दिया? तो ये जो शौचालय हैं बिना पानी के कैसे जाओगे, ये बताओ हमें आप। क्या मध्य प्रदेश में ऐसे ही शौचालय बने हैं? ये हमारे सही साथी कह रहे हैं, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां शौचालय भी कागज में ही बन गए, शौचालय जमीन पे नहीं बन पाए। तो आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को। अब चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। गुजरात के उधना रेलवे स्टेशन पर छापेमारी की गई है। स्टेट मॉनिटरिंग सेल ने यह छापेमारी की। छापेमारी में 715 शराब की बोतलें जब्त की गई। रेलवे स्टेशन से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के पास से 2 मोबाइल, 1 मोपेड जब्त किया गया है। 1 लाख रुपए भी आरोपियों के पास से बरामद हुए। गुजरात में शराबबंदी है, इसके बाद भी शराब तस्कर शहर में तस्करी करने के लिए रोज नया रास्ता निकाल लेते हैं। ताजा मामला उधना रेलवे स्टेशन का है, जहां पर शराब तस्करी का एक मामला सामने आया। जीआरपी आरपीएफ के लाख दावों के बीच ट्रेनों के जरिए शहर में शराब की तस्करी हो रही है। शराब तस्करी से जुड़े लोग बड़ी मात्रा में शराब की तस्करी कर रहे हैं। उधना स्टेशन पर स्टेट विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की और इसका खुलासा किया। विजिलेंस की टीम ने उधना स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई मुंबई सेंट्रल सूरत फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस में छापेमारी कर शराब पकड़ी। विजिलेंस की टीम ने छापेमारी कर 715 शराब की बोतलें जब्त की हैं। साथ ही इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। एक और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस भी पूरी तरीके से चुनावी मोड में नजर आ रही है। 11 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारियों की सूची जारी की गई है। प्रभारियों को विधानसभा का भी बंटवारा किया गया है। अभियान समिति की बैठक के बाद यह सूची जारी की गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब चुनावी मोड में कांग्रेस भी आ गई है और आपको बता दें कि हर लोकसभा के लिए प्रभारी की सूची जारी की गई है और इसमें विधानसभा क्षेत्रों का भी बंटवारा किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में एक तो विधानसभा के चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव, और अब ऐसे में कांग्रेस भी पूरी तरीके से चुनावी मोड में नजर आ रही है। तो आप अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप, क्या जानकारी, सूची जारी की गई है प्रभारियों की कांग्रेस की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए कल देर रात कांग्रेस की तरफ से विधानसभा प्रभारियों की और लोकसभा प्रभारियों की सूची जारी की है। आपको बता दें कि ऐसा कल अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी प्रत्याशी, माफी चाहता हूं, कि कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है और बीजेपी ने 21 प्रत्याशियों की सूची जारी की है और कांग्रेस ने प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। लोकसभा में 11 सीटों के लिए 22 प्रभारियों की सूची जारी की है, तो वहीं विधानसभा में 90 विधानसभा सीटों के लिए 90 प्रभारियों की सूची जारी की है। क्योंकि देखिए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशियों के लिए सूची जारी करेगी, लेकिन कांग्रेस ने विधानसभा प्रत्याशियों की सूची अब तक जारी नहीं की है और वहीं बीजेपी ने 21 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। कल बैठक चल रही थी, बैठक के बाद कल चुनाव अभियान समिति की बैठक चल रही थी। बैठक के बाद देर रात कांग्रेस ने सूची जारी की है, जिसमें देखिए कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है और प्रभारियों की जो लेखा जोखा होता है। तो प्रदीप, कुछ जानकारी मिल रही है, आपके सूत्र कुछ बता रहे हैं कि अभी तो ठीक है प्रभारियों की लिस्ट आई है, कैंडिडेट्स की लिस्ट को लेकर के कुछ जानकारी अगर आपको मिल पाई हो, आपके सूत्र अगर कुछ बता पाए हो? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक कांग्रेस लगातार बैठकों का दौर जारी है, कांग्रेस में भी बीजेपी में भी, लेकिन कांग्रेस अभी तक प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर पा रही है। हम देखिए लगातार बैठकें भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर खींचतान चल रही है, जिसके चलते कांग्रेस सूची जारी नहीं कर पा रही है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 21 प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है और कल 28 सितंबर को अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि कल बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी जारी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस की अब तक एक भी लिस्ट जारी नहीं हुई है, क्योंकि देखिए कांग्रेस के अंदर ऐसा माना जा रहा है कि खींचतान
चल रही है, जिसके चलते अभी तक सूची जारी नहीं हुई है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस में अभी तक सूची जारी नहीं हुई है, क्योंकि देखिए चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं है। तो ऐसे में सूची जितनी जल्दी जारी होगी वैसे अपना प्रत्याशी अपनी पकड़, जमीनी पकड़ बनाएंगे, लेकिन अभी तक कांग्रेस के अंदर सूची जारी नहीं हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। इंडिया गठबंधन पर कांग्रेस का पलटवार आपको बता दें, इंडिया गठबंधन पर सांसद मनोज तिवारी ने पलटवार किया है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चलिए, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ की गलियों, यहां के गांव, शहरों से ऐसा वाइब्रेशन आने लगा है जहां से परिवर्तन यात्रा गुजर रही है। बीजेपी की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दूसरी सूची को लेकर सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि सनातन धर्म को नष्ट करने की भावना रखेंगे तो किसी भी राज्य में ये आगे नहीं रह पाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह का आज जयपुर दौरा है। आज शाम 6 बजे के करीब जयपुर पहुंचेंगे अमित शाह। बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। रात 8 से 10 बजे के बीच ये बैठक होगी। इस बैठक में जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि बीजेपी राजस्थान को लेकर अपने स्तर पर तैयारियां कर रही है और इसी कड़ी में आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक जयपुर में होने वाली है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो जो इस समय राजस्थान के चुनाव होने हैं, हाल ही में आपको बता दें कि बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं उनका राजस्थान दौरा चलता रहा है और अब जेपी नड्डा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज जयपुर दौरा है, जहां आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, परिवर्तन यात्रा का फीडबैक लेंगे, साथ ही साथ कैंडिडेट्स को लेकर चर्चा होगी। और आपको बता दें कि शायद ये भी पार्टी विचार कर रही है कि जो फॉर्मूला मध्य प्रदेश में अपनाया गया है सांसदों को मैदान में उतारने का, हो सकता है कि बीजेपी वही फॉर्मूला राजस्थान में भी अपनाए और राजस्थान में सांसदों को मैदान में उतारा जाए। कई केंद्रीय मंत्री राजस्थान से आते हैं, हो सकता है कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी राजस्थान में विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा जाए। सहयोगी दीपक चावला हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। दीपक, आज बैठक होनी है, बहुत अहम बैठक ये है, क्या जानकारी आपके पास? क्या राजस्थान का फॉर्मूला अपना सकती है बीजेपी राजस्थान में? देखिए, बिल्कुल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक है और अमित शाह आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं और रात को 8 बजे से लेकर मैराथन जो बैठक है उसका दौर लगातार जारी रहने वाला है। मेन मुद्दे की बात यह है कि इसमें वसुंधरा राजे पर जो फैसला है वो लिया जा सकता है कि किस तरह की उनकी भूमिका रहने वाली है। दूसरी इसमें बात यह है कि किस जल्दी जो है टिकटों की घोषणा करने वाले हैं, तो किस तरह की टिकट पर मंथन होगा, किन किन लोगों को मैदान में उतारा जाएगा। पहले लिस्ट वो जारी होगी जहां पर बीजेपी कमजोर है, तो वहां पर कुछ सांसद को भी मौका दिया जा सकता है, जैसे हमने मध्य प्रदेश में देखा। और तीसरा अहम बात यह है कि संघ की किस तरह की चुनाव में भूमिका रहने वाली है। तो ये 3 मुद्दे जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन तीनों पर आज चर्चा होगी। हो सकता है कि तो क्या दीपक आज की जो बैठक है उसमें वसुंधरा राजे शामिल हो रही हैं, ये जानकारी है या नहीं? देखिए, बिल्कुल अभी तक की जानकारी है कि वसुंधरा राजे इसमें शामिल हो रही है, अभी तक की यही जानकारी है। और जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे, तो निश्चित तौर पर राजस्थान के जितने भी जो नेता है, चाहे वो सतीश पूनिया हो, राजेंद्र राठौड़ हो, वसुंधरा राजे हो, गजेंद्र सिंह हो। चलिए ठीक है, तो बैठक पे आप दीपक नजर बना के रखिएगा। बहुत अहम बैठक है आज जो जयपुर में होने वाली है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।